हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल का कॉमिक विशेषांक चमत्कारी जड़ें का दूसरा और अंतिम भाग। तुम्हारी बात का क्या अर्थ है बाकेलाल? कैसी आफत की जड़? जुबान संभाल के बाके, जुबान संभाल। मेरा मतलब है महामंत्री जी की राजा पंचम नाम की आफत के जाते ही शस्त्र छूटने भी बंद हो गए। शायद उसी को सबक सिखाने के लिए महाराज की आंखों का शस्त्रागार खुला था। बाकेलाल ठीक कहता है। महल का द्वार फिर से बंद कर दिया गया और सभी बिखरे पड़े शस्त्र भी समेटकर शस्त्रागार में पहुंचा दिए गए। कहीं महाराज अब हमें नौकरी से ना निकाल दें, क्योंकि महाराज तो अब अकेले ही इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कर सकते हैं। शीघ्र ही बाकेलाल फिर जा पहुंचा टलटल देव के पास। दुखी ना हो बाकेलाल, किसी काम में देर सवेर तो चलती ही रहती है। इस बार मैं तुझे दूंगा रोग की जड़, कमर हिला के। टलटल देव ने अपनी पत्नी से लेकर बाकी को थमाई रोग की जड़। बाकेलाल, मेरी कामना है कि इस बार सफलता तेरे कदम चूमे। रोग की जड़ तो भयंकर रोग फैलाएगी और सारे के सारे रोग राजा को लगेंगे। जड़ लेकर बाकेलाल प्रसन्नता पूर्वक वापस लौट पड़ा। इस बार रोग की जड़ मुच्छड़ का काम तमाम करके रहेगी। और मैं राजा होता सॉरी अगर मैं राजा होता तो जड़ के स्थान पर इस बाकेलाल को गाड़कर इसी का काम तमाम कर देता। राजा पंचम भी विक्रम सिंह के काम तमाम की तीसरी चेष्टा में जुटा हुआ था, इसलिए इस बार उसने बुलावा भेजा श्री 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 दड़ियल जी महाराज को। आप बहुत पहुंचे हुए हैं ऋषिवर, कृपया कारण बताएं कि मेरी विशालगढ़ में 2 बार पराजय क्यों हुई। मैं किसी भी समस्या का समाधान पराठे खाने के बाद ही करता हूँ। पराठे भी कई तरह के होने चाहिए, जैसे आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, दाल के पराठे, गुड़ के पराठे, पनीर के पराठे, मेथी के पराठे। सारे पराठे शुद्ध देसी घी में तले हुए होने चाहिए। पराठे के साथ मक्खन या दही होना चाहिए और उसके बाद नमकीन लस्सी। पराठों का सेवन करें ऋषिवर। वैसे पराठों की खुशबू से तो मेरा मन भी इन्हें खाने को कर रहा है। तो फिर एक थाली तू भी ले ले राजा, पराठे साथ साथ खाएंगे। चिपड़ चपड़ चपड़ आह। करारे पराठे खाकर आनंद आ गया। पर अभी और खाऊंगा। कमाल है, ये तो रोज़ खाने की चीज़ है और मुझे आज तक किसी ने बताई नहीं। महाराज, तलने में घी काफ़ी लगता है इसलिए नहीं बताया था। राज्य की माली हालत कुछ ठीक नहीं। ऋषि श्री 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 दड़ियल जी महाराज ने पराठे खाकर नमकीन लस्सी पी और फिर आखिरी डकार। हाँ तो राजा, तू ये जानना चाहता था ना कि तू 2 बार विशालगढ़ में पराजित क्यों हो गया। हाँ ऋषिवर, तो फिर सुन। वो इसलिए क्योंकि महल किसी चमत्कारिक शक्ति से बना था, जिसका असर वहाँ कदम रखने वाले किसी भी राजा पर भी पड़ेगा। ओ, इसका तो मुझे पहले से ही संदेह था, किंतु उस चमत्कारी शक्ति की काट भी आपको मुझे देनी होगी। अवश्य, ये लो अभिमंत्रित कच्चे लहसुन की 50 बट्टियाँ। इस बार जैसे ही राजा विक्रम सिंह तुम्हारे सामने आए, तुम लहसुन की एक एक कली बारी बारी से खाते रहना। इस प्रकार वहाँ पहली चमत्कारी शक्ति बेअसर हो जाएगी और फिर जब तुम युद्ध करोगे तो अवश्य जीतोगे। लहसुन? पर इसकी तो बहुत बदबू आती है। मैं तो सब्जी में भी नहीं डलवाता। बाकेलाल ने रोग की जड़ भी दबा दी। ये गई रोग की जड़ भी गट्टे में है। और ये आरंभ हुआ रोग की जड़ का प्रभाव राजा सिंह पर होना। हाय खांसी, हाय दमा, हाय तपेदिक, हाय कोड़, हाय 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 घुटनों का दर्द, हाय 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 कान का दर्द, हाय चेचक, हाय हैजा, हाय हाय सिर में पीड़ा, हाय हाय जुकाम, हाय हाय गुर्दे का दर्द, हाय हाय खुजली, हाय हाय फोड़ा, हाय दांत में कोड़ा कीड़ा, हाय हाय नक्सीर, हाय ज्वर, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। अगली सुबह हाय रे, अरे मेरे मोहक की अम्मा, कहाँ है तू? हाय, मोहक सिंह को उसके नाना के यहाँ से बुला ले, क्योंकि शायद मेरा भी बुलावा आ गया है रे। ये तो महाराज के स्वर हैं। हे प्रभु, महाराज को क्या हुआ? अजी महाराज, मैं कहती हूँ मुंह से लिहाफ हटाइए। क्या हुआ जी आपको? हाय रे, मत हटा रानी, मत हटा मेरे चेहरे से खिलाफ, चेहरे से लिहाफ। मुझे देख नहीं पाएगी तू। अरे, जब मैं नहीं देख पाया अपने आप को तो तू कैसे देख पाएगी? तेरा कलेजा फट जाएगा, तुझ पर आसमान गिर पड़ेगा। तब तक शोर सुनकर वहाँ सेनापति, महामंत्री व अन्य मंत्री भी आ पहुँचे। क्या हुआ, क्या हुआ महाराज को?
सेनापति ने आगे बढ़कर लिहाफ हटाया। महाराज, लिहाफ तो हटाइए। राजा विक्रम सिंह पर निगाह पड़ते ही जैसे सबकी नानी मर गई। हाय 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 हाय! महाराज को क्या हुआ? महारानी जी जी जी, इन्हें तो भयानक कोड़ हो गया है। सेनापति, कोड़ का कोड़ छूत का रोग होता है, और तुमने ये राजा का ओढ़ा हुआ लिहाफ अभी तक पकड़ रखा है क्या? अरे बाप रे! महाराज, आपको क्या हुआ है? कोई औषधि, कोई राजवैद्य को बुलाओ। हम सारे बुलाकर लाते हैं। हाय 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 हाय! बाकेलाल भी आ पहुंचा। महारानी जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे डर है कहीं महाराज को कीड़े ना पड़ जाएं। महाराज पर छिड़कने के लिए कीटनाशक मंगा लो। आए। अबे, मैं महारानी नहीं, सेनापति हूँ। वो तो मुझे भी पता है। अबे बेवकूफ़, महाराज के गले लगकर क्या रो सकता हूँ? राजवैद्य ने आकर निरीक्षण किया। महाराज, हथौड़ी की चोट का दर्द महसूस हो रहा है? अरे हाँ, ठाक! ओह, इसका मतलब घुटने का दर्द यानी गठिया हो गया है। राजवैद्य, घटिया नहीं, गठिया होता है। हाँ हाँ, वही। फोड़े में से मवाद बह रहा है। ऐसे फोड़े को मवादू कहते हैं। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। हाय हाय हाय! ये तो बहुत अच्छी बात है। भयानक ज्वर भी है। ऐसे ज्वर को ज्वर भाटा कहते हैं। ये तो जान के साथ ही जाता है। हाय! ये भी बहुत अच्छी बात है। चेहरे पर चेचक निकली हुई है। अगर जान बच भी गई तो इस रोग से महाराज की आंखें अंधी हो जाएंगी। हाय! वाह वाह! बाकेलाल, वाह वाह तो शेरों के पढ़ने पर करते हैं, और राजवैद्य ने तो कोई शेर नहीं सुनाया। ओह, तो क्या वाह वाह मैं जोर से बोल गया? मरेगा बाकी, तू मरेगा। वो मैं कह रहा था, वाह वाह, वाहियात, बिल्कुल वाहियात और नामुराद रोग है। लो, नक्सीर भी फूट गई। कोई बाल्टी लाओ रक्त इकट्ठा करने के लिए। हाय हाय हाय! अबे सीधे सीधे बोलना कि अर्थी सजाओ। ओ, कहीं ये भी जोर से तो नहीं बोल दिया? कान भी बहने लगे, कानों में डट्टक लगानी पड़ेगी। आए! प्लूम पाम! ये पत्थर टूटने जैसी भयंकर आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं राजवैद्य? बहुत बदबू भी आ रही है। ये आवाज़ें, ओ लगता है हैजा भी हो गया है, और महाराज ने कपड़े गंदे कर दिए हैं। छी छी! सब अपनी नाक पर पट्टियाँ बांध लो। हाय! बाकेलाल की तो प्रसन्नता को कोई ठिकाना ही ना था। वह तो कुछ और ही सोच रहा था। बोलो राम नाम सत्य है। तभी द्वारपाल ने आकर दी एक और मुसीबत की सूचना। सेनापति जी, राजा पंचम किराए की सेना लेकर फिर आ गया। ये तो खुशी की खबर है। मेरा मतलब, तलवार लाओ, कम से कम यहाँ से भागने का अवसर तो मिलेगा। कहीं कोई रोग मुझे भी लग गया तो। हाय हाय हाय! सेनापति, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हाय हाय! मेरी तलवार लाओ। मैंने राजा पंचम से वायदा किया था कि युद्ध उससे मैं ही लड़ूंगा। हाय! उसे भीतर आने से कोई ना रोके है। हाय हाय हाय! राजा पंचम के लिए द्वार खोल दिए गए। आइए महाराज, आपका स्वागत है। हमारे महाराज इस वक्त बहुत बहुरोगग्रस्त हैं। अभी अभी उनको हैजा भी हो गया। मुझे लगता है समय कम है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। आपको युद्ध करने के लिए सीधे अपने कक्ष में बुलाया है। क्या? हैजा? कक्ष में? खटक गया राजा पंचम का दिमाग। ओह! महल में कदम रखते ही मुझ पर फिर कोई मुसीबत टूट पड़ेगी, क्योंकि विशाल गढ़वाड़ों ने महल पर जादू कर रखा है। ये भी राजा की चाल है मुझे महल में बुलाने की, पर इस बार मैं जादू की काठ साथ लेकर आया हूँ। सेनापति, लहसुन लाओ। जो आज्ञा महाराज। ये लो, ये 50 लहसुन की गट्टियाँ हैं। ये सब ले जाकर अपने महाराज को खिला दो। उसके बाद ही मैं भीतर प्रवेश करके महाराज से युद्ध करूँगा। तब तक हम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। सेनापति, जब तक राजा लहसुन की गट्टियाँ खाएं तब तक भूखे तो रहा नहीं जा सकता। खाना हम साथ लाए हैं, सबको खाना दो। मुझे 2 रोटी, 1 कड़छी उड़द की दाल, अचार और प्याज के साथ दे दो। अपना काम तो इसी से चल जाएगा। जबकि भीतर, लो, नमूना नामक रोग के लक्षण भी दिखने लगे। इस रोग में ठंड लगती है, सांस रुक रुक कर आती है, खांसी आती है, पसलियाँ तेजी से चलती हैं। सांस आती ही क्यों है? तभी महाराज की जय हो। राजा पंचम ने लहसुन की गट्टियाँ भेजी हैं और कहा है कि इन्हें तुरंत खा लें। खुद इन्हें खाने के पश्चात, युद्ध इन्हें खाने के पश्चात ही होगा। लहसुन की गट्टियाँ?
खिलाओ, सारी गट्टियाँ खिलाओ, मैं किसी की दी भेंट का अनादर नहीं कर सकता। तो फिर लीजिए महाराज, शुरू हो जाइए, मैं छील छील कर देता हूँ, एक एक करके खाते जाइए। हम भी लहसुन की कलियाँ छीलते हैं, बाकी तुम भी छीलो। महाराज, मैं आपको स्पर्श तो नहीं कर सकता, रोग लगने का भय है। कृपया बड़ा सा मुंह खोलें ताकि लहसुन की छिली हुई कली मुंह में पिचताना करके फेंक सकूं। खोलता हूँ। राजा विक्रम सिंह ने जैसे ही मुंह खोला, अरे बाप रे, दांत में कीड़ा भी लग गया। मुंह क्यों खुलवा रहे हो बे? आराम क्यों नहीं करने देते मुझे? बताऊं फिर? आखिर पड़ ही गए मुच्छर को कीड़े। राजवैद्य ने लहसुन की एक कली राजा के मुंह में उछाल फेंकी। अबे ये क्या मार रहे हो बे? मैं फिर से बाहर आ गया तो सबके सब पिट जाओगे मुझसे। पिछताना। राजा विक्रम लहसुन सटक गया। लहसुन की उस कली के राजा विक्रम के पेट में जाते ही अरे, नक्सीर फूटना बंद हो गई। बंद तो सांसें होनी चाहिए थी। मैं भी महाराज के मुंह में लहसुन फेंकती हूँ, कटक। अबे देखो, मान जाओ, अब भी समय है। कर। रानी स्वर्णलता द्वारा राजा के मुंह में फेंकी लहसुन की राजा के पेट में सरकते ही, ओह महारानी जी, ये देखिए, मवादू नाम का फोड़ा भी ठीक हो गया। अरे हाँ, पर ठीक क्यों हो गया? अब लहसुन मैं महाराज के मुंह में फेंकता हूँ। अबे देखो, बार बार कह रहा हूँ, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। इस बार तो राजवैद्य प्रसन्नता से चीख ही पड़ा। महारानी जी, ये देखिए, चेचक भी ठीक हो गई, मेरी मेहनत रंग ला रही है। अरे हाँ, और लहसुन दो महाराज को। बाकी तुम भी तो खिलाओ महाराज को लहसुन, या खुद ही खाओगे? हाँ हाँ हाँ, मैं लहसुन छील रहा था। सेनापति के बच्चे। बाकेलाल को भी लहसुन को राजा के मुंह का निशाना बनाना ही पड़ा। ये कमबख्त क्या ले आया राजा पंचम? इसे खा खा कर तो मुझसे ठीक हो रहा है। देखो बे, मैं एक बार नहीं कई बार कहता हूँ कि मान जाओ। वाह वाह महारानी जी, ये देखिए, दांत का कीड़ा भी मर गया। इसलिए तो कह रहा था मान जाओ। महाराज को आप भी लहसुन खिलाइए महामंत्री जी। अबे ये तो सब कुछ ठीक होता जा रहा है, बाकी कुछ कर। पर इस वक्त तू कर भी क्या सकता है? महामंत्री ने भी खिलाया लहसुन तो पसीना और बदबू आने बंद हो गए, यानी हैजा ठीक हो गया। सब राहत की सांस ले लो। उसी वक्त राजवैद्य प्रसन्नता की एक और चीख के साथ कह उठा, महारानी जी, कानों में से बहती मवाद भी रुक गई। बाकेलाल ने पीट लिया अपना माथा। पीड़ा कर्क। बाकेलाल, यह माथा क्यों पीट रहे हो? पीट नहीं रहा सेनापति, मैं तो माथे पर हाथ लगाकर ईश्वर को धन्यवाद कर रहा था कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो महाराज ठीक हो रहे हैं। ओह, मैं समझा माथा पीट रहे हो। ये लो, महाराज को और लहसुन खिलाओ। गर दिल कर रहा है लहसुन की जगह तुझे महाराज के मुंह में ठूस दूं। मैं ठीक हो गया। बाकेलाल पर महाराज के उस वाक्य के साथ ही जैसे वज्रपात हुआ। कड़कड़ाक। तेरा सत्यानाश जाए मुच्छर मनूस, और तेरा भी राजा पंचम। तभी द्वारपाला पहुंचा। महाराज की जय हो। राजा पंचम ने रोटी खा ली, दूध में डालकर जलेबी भी खा ली। वो पूछ रहा है, लहसुन खत्म हो गए या नहीं? द्वारपाल, चलो मैं तैयार हूँ। बाकेलाल, आओ मेरे साथ। द्वार पर वो आ गया। राजा विक्रम सिंह, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा करें महाराज, अब युद्ध नहीं हो सकता। चिड़िया चहचहा रही है, 5 बज चुके। क्या? इसका मतलब तीसरी कोशिश भी व्यर्थ चली गई? राजा विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर राजा पंचम को गले लगाया। बाहर क्यों खड़े हो राजा पंचम? अंदर आओ ना। तुम्हारे भेजे लहसुन ने तो मुझे रोग मुक्त कर दिया, पर लहसुन खाने में इतनी देर क्यों लगा दी राजा? 50 गट्टियाँ छील छील कर खाने में वक्त तो लगता ही है। बेड़ा गर्क हो ऋषि श्री श्री दड़ियल जी महाराज का। कमकत को 50 गट्टियाँ देने की क्या ज़रूरत थी? कमकत पराठे भी खा गया। आओ राजा पंचम, शाम की रोटी मेरे यहाँ खाकर जाना। मूंग की दाल की खिचड़ी पक रही है। क्षमा करें महाराज, मैंने अभी अभी रोटी दलिया खाया है, फिर कभी खाऊंगा। फिर कभी आऊँगा तो फिर खाकर जाऊँगा। तेरा सवा सत्यानाश जाए राजा पंचम। चलो भाई, वापस चलो। तुम्हारे लिए मेरे महल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे राजा पंचम। अगर मुझे पता होता कि राजा पंचम लहसुन लेकर आ रहा है तो मैं रोग की जड़ की बजाय कोई दूसरी जड़ ले आता। कुछ ही देर में बाकेलाल टलटल देव के सामने था। ओह, तो रोग की जड़ भी तुम्हारे काम ना आई? काम तो आ जाती, पर वो कमकर राजा पंचम बीच में आ गया। तू फिक्र ना कर बाकेलाल, ये ले। मुझे पता था कि तू फिर आएगा, इसलिए मैंने पहले ही अपनी पत्नी से ये खुराफात की जड़ लेकर रख ली थी। बाकेलाल खुराफात की जड़ लेकर वापस लौट पड़ा। चल कालिया, जल्दी चल,
मुच्छड़ इस खुराफात की जड़ से तो हरगिज नहीं बच सकता। समझ समझ का फेर है भाई, कोई और नहीं, खुराफात की जड़ तो तू है बाके। बाकेलाल ने महल में पहुंचकर किया एक और गड्ढा। ये गई खुराफात की जड़ गड्ढे में। राजा पंचम प्रातः 5 बजे अपनी सेना लेकर पुनः विशालगढ़ की ओर रवाना हुआ। इस बार तो मैं विशालगढ़ को जीत कर ही लौटूंगा। सुबह काफ़ी देर तक भी जब महल में बाकेलाल को कोई हंगामा मस्ता दिखाई नहीं दिया तो कमाल है, खुराफात की जड़ ने कोई भी खुराफात नहीं मचाई क्या, वरना अब तक तो हंगामा मच गया होता। किंतु बाकेलाल बेचारा क्या जानता था कि खुराफात की जड़ ने खुराफात तो मचाई थी और खूब मचाई थी। अरे ये क्या, हमारे शरीर से ये जड़ें कैसे फूट रही हैं? महाराज, ये जड़ें तो ज़मीन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जड़ें ज़मीन में ही होती हैं। महाराज, हमारी जड़ें ज़मीन में चली गई, हम पेड़ों की तरह जड़ हो गए, अब हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। महाराज को इस घटना की सूचना देता हूँ। बाकेलाल विक्रम सिंह के कक्ष में पहुँचा तो अरे महाराज, ये क्या, आपके पाँव गधे के खुर की तरह हो गए। गधे के नहीं बाकेलाल, कम से कम घोड़े के तो कहो। हाय, अब क्या होगा, कहीं महाराज पर कोई सवारी ना कर ले। घबराए हुए द्वारपाल ने भीतर प्रवेश किया और सारा हाल कह सुनाया। फिर बाकेलाल, राजा पंचम मुझसे युद्ध करने आया है, उसे इस मुसीबत से निकालना होगा, चलो मेरे साथ। आखिर हर रोज हो रही इन घटनाओं के पीछे रहस्य क्या है? मुझे तो इस बाके पर संदेह होता है। शीघ्र ही। पंचम देख, मैं आ गया, पर इस हालत में मैं तुमसे युद्ध कैसे करूँगा? इन कमबख्तों के शरीर में जड़ें कैसे हो गईं? बाकेलाल, कोई युक्ति बताओ। इस पंचम ने भी परेशान कर रखा है, कमबख्त बार बार टपक पड़ता है, पहले इसका ही इलाज कर दूं। महाराज, इस समस्या का इलाज है आपके खुर। राजा पंचम और उसके सैनिकों को वैसी ही दुलत्ती से मारिए जैसे गधा मारता है। बाकेलाल, कम से कम गधे का नाम तो मत लो। मैं दुलत्तियाँ मारना आरंभ करता हूँ। पहली दुलत्ती सेनापति को मारना, ताकि दुलत्ती का प्रभाव पता चल जाए। ठीक है, पहली दुलत्ती सेनापति को ही। तड़ाक! दर्द तो हुआ, पर मैं इस आफत से निकल गया। राजा पंचम बाके की युक्ति कामयाब रही, लेकिन पहले मैं तेरे सैनिकों को जड़े खुर मारकर खोद दूंगा और आखिर में तेरी। क्योंकि राजा का कर्तव्य पहले सैनिकों की रक्षा होता है। ताड़ ताड़! आखिर में बचा राजा पंचम भी राजा विक्रम सिंह की दुलत्ती खाकर गिर पड़ा। मेरी जड़ें भी हिल गईं। हे भोले शंकर, ये क्या हो रहा है? मैं तो राजा पंचम को पिटवाने के चक्कर में था, पर यह तो सचमुच में खुरी इस खुराफात का हल निकले। महाराज, अब वापस चलिए, क्योंकि कौवे काँव काँव करने लगे, यानी शाम के 5 बज चुके। कोई बात नहीं, अभी आखिरी अवसर तो मेरे पास है ही। मेरे खुर ठीक हो गए। अरे कहाँ चले राजा पंचम, रात्रि भोजन नहीं करना है क्या? तू भी वापस जा बाके, क्योंकि खुराफात की जड़ भी तुझे राज सिंहासन न दिला पाई। बाकेलाल कालिया पर सवार होकर फौरन टलटल देव के पास पहुंचा और सारी दास्तान कह सुनाई। तब, प्यारे बाके, मैंने तुझे दी थी खुराफात की जड़। खुराफात 2 शब्दों खुर और आपात को मिलकर बनता है। खुर का अर्थ होता है पाँव और आपात का अर्थ होता है अचानक आ दस्तकने वाली मुसीबत। तो इसके मुताबिक आपात था राजा पंचम और उसकी सेना जिनकी जड़ें उग गईं। ये थी आपात की जड़ें, और खुर निकल आए राजा के, तो खुरापात की जड़ ने तो अपना काम पूरा किया। ये तो मुझे भी नहीं पता कि खुर ही आपात की जड़ों का हल भी है। खैर, मुझे पता था कि तू 5वीं बार भी आएगा। ये ले 5वीं और आखिरी जड़। ये जड़ है जड़ वृद्धि, जो वृद्धि को जड़ कर देती है, और इस बार ये जड़ सिवाय विक्रम के किसी और पर असर नहीं करेगी। 4 बार मुँह की खाने के बाद इस बार मुझे उम्मीद नहीं कि वो फिर हमला करने की जरूरत करने आएगा। बाके ने महल पहुंचकर जड़ वृद्धि को गाड़ दिया। महाराज की बुद्धि जड़ होते ही सब मिलकर उसे सिंहासन से नीचे उतार देंगे और इस प्रकार सिंहासन मुझे मिल जाएगा। बाकेलाल ने एक जड़ दबाई है। बाकेलाल के जाने के बाद सेनापति वहां पहुंचा। मुझे तो इस पर पहले ही शक था, अगर कल भी कोई गड़बड़ हुई तो मैं बाके की पोल पट्टी खोल दूंगा। जड़ बुद्धि का प्रभाव महाराज पर होना आरंभ हो गया था। इस बार राजा पंचम 4 बजे ही निकल पड़ा और सुबह 7 बजे विक्रम सिंह के महल में अपनी पूरी सेना के साथ आदमका। हा हा हा, राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचेगा। आज विशालगढ़ के महल पर मेरा ध्वज लहराएगा। शोर सुनकर बाकेलाल ने अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झाँका तो चौंक पड़ा। अरे, ये तो 5वीं बार भी आदमका। उधर राजा की बुद्धि जड़ हो गई होगी, अब तो यह विशालगढ़ पर कब्जा कर लेगा। नहीं, मेरे रहते ये नहीं हो सकता। जबकि राजा पंचम जा पहुंचा रानी स्वर्णलता व सेनापति व महामंत्री के समक्ष। रानी स्वर्णलता, राजा को बुलाओ, आज उसे मुझसे युद्ध करना ही होगा। हम भी महाराज को सुप्रभात कहने जा रहे थे, तुम भी चलो। लेकिन जैसे ही सब लोग अंदर पहुंचे, आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी
विशाल स्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम ही वंदे मातरम ही। आए, ये तो उल्टा खड़ा है। हाय, महाराज को क्या हो गया? ओह, फिर गड़बड़ हो रही है। ये हो ना हो बांके लाल की जड़ का ही असर है। राजा विक्रम की बुद्धि जड़ की तरह स्थिर हो गई थी। महाराज, सीधे खड़े होकर मुझसे युद्ध करो। आज मैं विशालगढ़ के सिंहासन पर बैठे बिना नहीं जाने वाला। स्वर्णलता की चुटिया के पीछे वो बंदर भी दौड़ा था। एक हाथ में थी तलवार, दूसरी में घोड़ा था, लेकिन वो ना भाग सका कि घोड़े में दम थोड़ा था। तो आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं। अबे सीधा हो, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और तू कविता पढ़े जा रहा है। मैं तो सीधा खड़ा हूँ, तू उल्टा खड़ा है। तू सीधा हो जा, फिर मैं तुझसे युद्ध करूँगा। मैं तुझे लात मारकर सीधा कर दूंगा। मुझसे बात कर राजा पंचम। ओह, मोटे की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी ये उल्टा खड़ा है, क्योंकि जड़ को जमीन अपनी ओर आकर्षित करती है। महामंत्री ने जल्दी से कहा, राजा पंचम, अगर तुम बाकेलाल को हरा दोगे तो हम विशालगढ़ का राज सिंहासन तुम्हें दे देंगे। ओह, ये बात तो फिर ठीक है। ओह, अब तो राज सिंहासन पर खतरा पैदा हो गया है। बाकेलाल, तो फिर ले, लात खा, था। उठ बाकेलाल उठ। क्यों, एक लात में ही बैठ गया? 3 तक गिनूंगा, वरना राज सिंहासन मेरा। 1 2 3। हा हा हा, राज सिंहासन मेरा हुआ। अब कैसे उठूं? कमबख्त की लात हाथी की लात की तरह पड़ी है। महामंत्री के वायदे के मुताबिक राजा पंचम सिंहासन पर आ बैठा। हाँ हाँ, ये राज सिंहासन मेरा हुआ। महामंत्री जी, इससे अच्छा तो इसे मुझसे लड़ने को कह दिया होता। लेकिन तभी, अरे ये क्या, तीव्र हवा का झोंका मुझे कहाँ उड़ाए लिए चला जा रहा है। बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो विक्रम सिंह, दोबारा इधर का रुख नहीं करूँगा। ये सब क्या था? ये सारी चाल बाकेलाल की है महारानी जी। मैंने बाकेलाल को रात्रि में एक जड़ दबाते देखा था। पिछले दिनों से महाराज के साथ जो कुछ भी घट बढ़ रहा है, उसमें अवश्य बाकेलाल का हाथ है। महाराज की आज की हालत का उत्तरदायी भी बाकेलाल ही लगता है। बाकेलाल, वो कैसी जड़ थी? वो जड़ बुद्धि की जड़ थी। मेरा मतलब महारानी की बेटा। बाके जड़ का भेद खुल चुका है, अपनी जान बचानी है तो बना कोई कहानी जल्दी। और तब विवश होकर बाकेलाल को कहना ही पड़ा, महारानी जी, मुझे पंचम के 5 बार युद्ध करने के प्रण का पता लग चुका था। मैं इन युद्धों को शांतिपूर्ण ढंग से लड़वाना चाहता था। इसलिए मैंने शंकर भगवान से 5 चमत्कारी जड़ें हासिल कर ली थी, जिनसे युद्ध होने से बचा रहा, अन्यथा जान माल की बहुत हानि होती। पर समझ में ये नहीं आया कि वो चमत्कारी हवा कैसी थी जो अचानक राजा पंचम को ले उड़ी। तभी बाकेलाल के कानों में टलटल देव की आवाज़ गूंज उठी। बस बाकेलाल, मैं तुझे ये बताना तो भूल ही गया था कि जड़ बुद्धि का प्रभाव समाप्त होने से पहले अगर कोई विशालगढ़ के राज सिंहासन पर बैठा तो जड़ चक्रवात उसे उठाकर जंगल में फेंक देगा। बाकेलाल, तूने जो किया राज्य की भलाई के लिए किया। अरे महाराज ठीक हो गए, पर मैं बर्बाद हो गया। महाराज की जड़ बुद्धि का लाभ उठाकर मैं उन्हें जमीन में गड़वा देता और विशालगढ़ का राजा बन जाता। फूटी किस्मत। बाकेलाल, गाल आगे करियो मेरे लाल, तेरा सत्यानाश कब जाएगा मुच्छड़। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक धूम्रकेतु में। तब तक के लिए धन्यवाद।